नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। कोई भी और कुछ भी आपके मन पर कभी शासन नहीं करेगा। ये सुनने में बड़ा दमदार लगता है ना? एक एहसास है इसमें अजेय होने का, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का, चाहे बाहर से कितना भी दबाव हो, कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे या जोर जबरदस्ती करे। और ये जो विचार है, जैसा हमारी स्रोत सामग्री इशारा करती है, ये कहीं ना कहीं निकोलो मैकियावेली से जुड़ा है। मैकियावेली, अक्सर लोग उन्हें सिर्फ सत्ता के खेल का खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन बिल्कुल, उनकी वो बारीक समझ कि असली शक्ति शक्ति का जो आखिरी किला है वो आपकी अपनी चेतना है, आपका अपना मन। हाँ, वो किला जिसे कोई भेद नहीं सकता जब तक आप खुद दरवाजा न खोल दें। तो आज हमारा मकसद क्या है इस चर्चा का? हमें जो स्रोत सामग्री मिली है, कुछ पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के अंश हैं, उनके आधार पर हम इस दावे की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, कि इसका असल में मतलब क्या है प्रैक्टिकल लेवल पर। हाँ, और लोगों ने इसे कैसे जिया है, इतिहास में या आज भी। और शायद सबसे जरूरी सवाल कि हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं, हम अपनी आंतरिक आजादी को कैसे मजबूत करें। हाँ, बाहरी प्रभावों के बीच। तो ये कोई ऊपरी बातचीत नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे कि गहराई में उतरें। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल अर्थ को पकड़ते हैं। मन की पूर्ण संप्रभुता। हाँ, सॉवरेंटी ऑफ द माइंड। इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वो लोग हों, कोई सिस्टम हो, कोई विचारधारा या हालात ही क्यों ना हो, हाँ, वो सच में किसी को कुछ खास सोचने या मानने पर मजबूर नहीं कर सकती। तब तक नहीं जब तक वो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं इसकी इजाजत न दे दे। सुनने में ये थोड़ा आदर्शवादी सा लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। इसे ऐसे देखिए, ये जबरदस्ती या दबाव के प्रतिरोध का एक बहुत गहरा स्तर है। देखिए, धमकियां, दबाव, जोर जबरदस्ती, इनका असर तो होता है, बिल्कुल होता है। व्यवहार बदल सकता है, डर लग सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन खतरा होने पर भी एक दायरा हमेशा व्यक्ति के अपने नियंत्रण में रहता है। वो ये कि वो उस खतरे की व्याख्या कैसे करता है, उसे अपने अंदर कैसे लेता है और आखिर में उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। कम से कम अपने मन में तो चुन ही सकता है। अच्छा, इसका कनेक्शन, जैसा आपने कहा, स्टोइक दर्शन से बहुत गहरा है। हाँ, वो बाहरी घटनाओं पर अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को काबू में रखना। बिल्कुल, और मैकियावेली का यथार्थवाद भी यही कहता है कि जो अपने अंदरूनी किले पर, अपने मन पर काबू पा लेता है, उसे हराना सही मायनों में बहुत मुश्किल होता है। वो बाहर से शायद नियंत्रित दिखे, पर अंदर से आजाद रह सकता है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है ना, इसका असली दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ज्यादा। सोचिए ना, स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रोपेगेंडा, विज्ञापन भी। ये सब क्या हैं? ये मन पर कब्जा करने की ही तो कोशिशें हैं। बिल्कुल। अगर किसी के मन पर, उसकी सोच पर, उसकी वफादारी पर काबू पा लिया, तो फिर शरीर भले ही आजाद हो, वो इंसान अंदर से गुलाम है। ये एक बुनियादी लड़ाई है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यही कुछ सवाल भी उठते हैं। स्वाभाविक है। जैसे स्रोत में भी कहा गया है, कोई फौरन कहेगा, अरे पर लोग तो ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ बिल्कुल, इतिहास में उदाहरण है। बिल्कुल है। अनुनय होता है, सिद्धांतारोपण या इंडोक्ट्रिनेशन होता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये समझना जरूरी है। ये आमतौर पर किसी की कमजोरियों, डर, भ्रम या भावनात्मक निर्भरता का फायदा उठाता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाया और मन हैक हो गया। नहीं, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर एक तरह की सहमति या कह लीजिए समर्पण शामिल होता है। भले ही वो दबाव में हो। हाँ, भले ही वो डर में हो, दबाव में हो, लालच में हो, पर पूरी तरह इच्छा के विरुद्ध मन पर कब्जा कर लेना वो लगभग नामुमकिन है। और एक और गंभीर बात उठ सकती है। वो क्या? मानसिक आघात यानी ट्रॉमा, या कोई गंभीर मानसिक बीमारी। हाँ, ये तो वास्तविक है, बिल्कुल, और इसे ईमानदारी से मानना होगा। पीटीएसडी, गंभीर डिप्रेशन, ये चीजें वाकई सोचने समझने की क्षमता, इच्छा शक्ति, स्वतंत्रता को बहुत सीमित कर सकती हैं। उस स्थिति में सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, मदद की जरूरत होती है। फिर भी ये जो विचार है कि मन पर कोई शासन नहीं कर सकता, ये एक आकांक्षा की तरह है, एक दिशा। ये याद दिलाता है कि हमारा आंतरिक जीवन वो आखिरी मोर्चा है जिसे हम शायद मदद के साथ फिर से पाने की कोशिश कर सकते हैं, जहां हम अपनी गरिमा का दावा कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये कहना कि कोई भी और कुछ भी आपके मन पर शासन नहीं कर सकता,
ये बाहरी असर को नकारना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक तरह का आह्वान है, एक मूलभूत स्वतंत्रता का, जिसे हम रेडिकल एजेंसी कह सकते हैं। हाँ, ये मानना कि आखिरी नियंत्रण हमारे हाथ में है या हो सकता है। इसे साधना पड़ता है। चलिए अब इसे थोड़ा और ठोस बनाते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। हाँ, कहानियां हमेशा मदद करती हैं समझने में। बिल्कुल, इतिहास में और आज भी ऐसे लोग जिन्होंने मानसिक संप्रभुता को जिया या खो दिया। शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला से। एक जबरदस्त उदाहरण। 27 साल जेल में, 18 साल तो रॉबिन द्वीप की उस भयानक जेल में। अमानवीय हालात थे वहां। सोचिए उन्हें तोड़ने की कितनी कोशिशें हुई होंगी। अलगाव, बेगार, जरूरत की चीजों की कमी। हाँ, मकसद साफ था, हौसला तोड़ना, मन पर कब्जा करना। लेकिन मंडेला ने उन्होंने अपनी कहानी को जेल की दीवारों से तय नहीं होने दिया। उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया पढ़ने, सीखने, साथियों से गुप्त संवाद रखने में। और अपने संकल्प को और मजबूत करने में। उनका वो जो कथन है, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, वो सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, वो उनके अंदर की सच्चाई थी जिसे कोई जेलर काबू नहीं कर पाया। शरीर कैद था, मन नहीं। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और बहुत मार्मिक उदाहरण है सोफी शोल और व्हाइट रोज आंदोलन का। हाँ, नाजी जर्मनी में। वो भयानक दौर जहां विरोध का मतलब था सीधी मौत। और ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों ने नाजी विरोधी पर्चे बांटे। सोचिए कितना बड़ा जोखिम। नाजी शासन का पूरा तंत्र ही डर, आतंक और प्रोपेगेंडा पर टिका था। मकसद ही था मन पर कब्जा करना। लेकिन इन युवाओं ने उन्होंने डर को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस सच्चाई पर अपना हक बनाए रखा जिसे वो सही मानते थे, जानते हुए भी कि शायद अंत में हार और मौत ही है। उनकी कहानी क्या दिखाती है? यही कि बाहरी शक्ति आपके शरीर को कुचल सकती है, सजा दे सकती है, पर आपकी अंदरूनी सहमति, आपकी चेतना की हाँ या ना, उसे मजबूर नहीं कर सकती। वो चुनाव आखिर तक आपका रहता है। बिल्कुल। और एक और नाम आता है इसी कड़ी में, विक्टर फ्रैंकल का। हाँ, स्रोत में उनका जिक्र है, मनोचिकित्सक जो खुद कंसंट्रेशन कैंप से गुजरे। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसका मूल विचार क्या है? यही कि इंसान की आखिरी आजादी जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो है किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की क्षमता। हाँ, अपना दृष्टिकोण। स्रोत में उनका वो वाक्य भी है, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की। उन्होंने देखा कि कैसे सबसे बुरे हालात में भी कुछ लोगों ने अपना अर्थ बनाए रखा। हाँ, दूसरों की मदद जैसे छोटे कामों से अपनी गरिमा बनाए रखी। तो फ्रैंकल से सीख यही मिलती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी अर्थ ढूंढना और अपना रवैया चुनना, यही हमारी आखिरी अटूट आजादी है। ये ऐतिहासिक उदाहरण तो प्रेरणा देते ही हैं, पर ये बात आज भी उतनी ही सच है, शायद ज्यादा। आज के संदर्भ में कैसे? आज की रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, सोशल मीडिया, विज्ञापन, दोस्तों का दबाव। हाँ, ये तो है, हर तरफ से संदेश आ रहे हैं। बिल्कुल, हमें बताया जा रहा है कैसे दिखें, क्या महसूस करें, क्या खरीदें, क्या सोचें। ये सब क्या है? मन पर शासन करने के सूक्ष्म प्रयास। सही कहा। तो ऐसे में जो इंसान जानबूझकर ये तय करता है कि कोई सोशल मीडिया फीड उसकी खुशी या आत्ममूल्य तय नहीं करेगी, या जो दोस्तों या समाज के दबाव में आकर भी अपनी अलग राय रखता है, ना कहने की हिम्मत करता है, वो असल में इसी मानसिक संप्रभुता का अभ्यास कर रहा है। हाँ, या आजकल के जो इको चेम्बर हैं, जहां हमें वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलकर अलग विचार सुनना और उन पर सोचना, ये भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। असहमति जताना या किसी विचारधारा के प्रति आंख बंद करके समर्पित होने से इनकार करना, ये सब छोटे पर महत्वपूर्ण काम है। ये सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है। मंडेला, शोल, फ्रैंकल या आज के डिजिटल दबाव, ये सब सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम मतलब आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस आंतरिक स्वतंत्रता को कैसे साधें? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। सिर्फ विचार न रहे, आदत बने। इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? वो कौन सी मानसिक आदतें हैं, कौन से अनुशासन हैं जो मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है एक खास तरह की जागरूकता से, जिसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण जागरूकता या मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब अपने ही सोचने के तरीके के बारे में सोचना, सजग होना कि बाहरी आवाजें, मीडिया, सोशल मीडिया, दोस्त, परिवार, अथॉरिटी हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं, अक्सर बिना हमें पता चले। अच्छा, तो नोटिस करना सीखना होगा। हाँ, नोटिस करना, पहचानना,
एक अभ्यास ये हो सकता है कि जब भी कोई तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया हो, गुस्सा, डर, जलन, बहुत ज्यादा खुशी, तो एक पल रुकें, खुद से पूछें, मैं ठीक अभी ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? ये मेरा अपना है या बाहर से आया है? इसके पीछे मेरी कौन सी धारणा काम कर रही है? स्रोत में एक विचार लॉग का सुझाव भी था। हाँ बिल्कुल, एक डायरी जैसी, जहां आप अपने बार बार आने वाले विचारों या विश्वासों को लिखें, फिर सोचें ये आए कहां से? खुद बनाए, विरासत में मिले, या कहीं थोपे तो नहीं गए? ये जागरूकता वाली बात समझ आई, लेकिन भावनाओं का क्या करें? वो तो अक्सर बहा ले जाती हैं, गुस्सा, डर, निराशा। हाँ, भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो उनके स्तर पर क्या करें? यहीं पर बात आती है भावनात्मक लचीलेपन यानी इमोशनल रेजिलियंस और रीफ्रेमिंग की। रीफ्रेमिंग? हाँ, पहला कदम तो ये है कि भावनाओं को दुश्मन या मालिक न समझें, उन्हें संदेशवाहक समझें। वो कुछ बता रही हैं। गुस्सा शायद अन्याय का संकेत हो, डर खतरे का, पर वो हुक्म नहीं दे रही कि क्या करना है। अच्छा, उन्हें महसूस करें पर तुरंत रिएक्ट ना करें। बिल्कुल, सोच समझकर कदम उठाएं। और रीफ्रेमिंग मतलब किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जैसे कोई आलोचना करे तो दुखी या गुस्सा होने के बजाय सोचें, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? यह जैसे आपने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है की जगह, ये गुस्सा शायद अन्याय का संकेत है, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल। एक और तकनीक है डिस्टेंसिंग, दूरी बनाना। सोचें कि आपका कोई दोस्त इस हाल में है, आप उसे क्या सलाह देंगे? हाँ, दूसरों के लिए हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं अक्सर। तो ये अभ्यास हमें अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। और इसी से जुड़ा है तीसरा पहलू, अर्थ के आंतरिक स्रोतों का पोषण करना। आंतरिक स्रोत? हाँ, सोचिए, अगर हमारी खुशी, हमारा आत्मसम्मान, हमारे जीवन का अर्थ बाहरी चीजों पर टिका है, तारीफ, लाइक्स, पैसा, पद, तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बाहरी चीजें बदल सकती हैं, कोई छीन सकता है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति अपने अर्थ और मूल्य के स्रोत अपने अंदर खोजता है। जैसे कोई जीवन दर्शन, कला, प्रकृति, नैतिक सिद्धांत, कोई निजी मिशन या उद्देश्य जो बाहरी मान्यता से ऊपर हो। और इन्हें मजबूत कैसे करें? आंतरिक अभ्यास से। जर्नलिंग, ध्यान, चिंतन, मुश्किल किताबें पढ़ना, ऐसे लोगों से बात करना जो आपकी सोच को चुनौती दें, सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं। ये आंतरिक स्रोतों वाली बात तो बहुत गहरी है, लेकिन हम समाज में रहते हैं, बाहर की दुनिया का क्या? सूचनाओं का, लोगों की राय का। हाँ, खुद को काट तो नहीं सकते। तो क्या करें? यहीं आता है चौथा अनुशासन, सीमा निर्धारण यानी बाउंड्री सेटिंग, और चयनात्मक जुड़ाव यानी सिलेक्टिव एंगेजमेंट। सीमाएं बनाना। हाँ, समझना होगा कि हमें हर बहस में कूदने, हर खबर पर रिएक्ट करने, हर ऑनलाइन झगड़े का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में ये मुमकिन भी नहीं है, और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। हमें चुनना सीखना होगा कि क्या जरूरी है, किस पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। मतलब जो मीडिया हमें भड़काए या मैनिपुलेट करें, उसे कम देखें। हाँ, अफवाहों से दूर रहें, और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सोच को जगाएं, जो बौद्धिक ईमानदारी चाहें, न कि सिर्फ सहमति। अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ लगानी है, ये चुनाव हमारा है। बिल्कुल, ये भी आपकी संप्रभुता का हिस्सा है। और आखिर में एक और आदत का जिक्र जरूरी है, वो है विरोधाभास और अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना। विरोधाभास और अनिश्चितता? हाँ, अक्सर दुनिया या कुछ समूह हमसे सिर्फ विश्वास नहीं, पूरी निश्चितता चाहते हैं। साफ जवाब, हाँ या ना, सही या गलत। लेकिन असल जिंदगी ऐसी सीधी नहीं होती। जीवन विरोधाभासों से भरा है। गहरी सोच में अक्सर अस्पष्टता रहती है। मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति इस अनिश्चितता के साथ जीने में ज्यादा सहज होता है। वो मानता है कि उसे सब नहीं पता, उसके विचार बदल सकते हैं, एक चीज के कई पहलू हो सकते हैं। मतलब अपने मन में बदलाव की गुंजाइश रखना। हाँ, संशोधन, पुनर्विचार के लिए जगह छोड़ना। ये लचीलापन हमें बाहरी हठ धर्मिता यानी डॉगमा को हमारे मन में जमने से रोकता है। मन खुला रहता है, सीखने के लिए तैयार। ये पांचों बातें, जागरूकता, भावनात्मक लचीलापन, आंतरिक अर्थ, सीमा निर्धारण और अनिश्चितता को स्वीकारना, सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं। हाँ, ये अभ्यास करने वाली चीजें हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था, हमें यथार्थवादी भी रहना होगा। बिल्कुल। ये विचार कि मन पर कोई शासन नहीं कर सकता, ये शक्तिशाली है, पर कोई जादुई मंत्र नहीं है। इसकी सीमाएं भी हैं। हाँ, सीमाएं समझना बहुत जरूरी है। जैसा स्रोत में भी है,
पहली बात, गंभीर मानसिक आघात या बीमारी। वो वाकई स्वतंत्रता को कम कर सकती हैं। बिल्कुल। वहाँ ये कहना कि सब मन में है गलत और नुकसानदेह हो सकता है। मदद जरूरी है। दूसरी बात, पूर्ण अलगाव, वो न तो संभव है न स्वस्थ। हम सामाजिक प्राणी हैं, रिश्ते मायने रखते हैं। तो लक्ष्य दुनिया से कटना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है अन्योन्याश्रयता में संप्रभुता, दूसरों से जुड़े रहते हुए भी अपनी मानसिक आजादी बनाए रखना। और तीसरी बात, ये दावा शक्ति संरचनाओं को नकारता नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकतें मौजूद है और असर डालती हैं। हाँ, उनका असर तो होता है। लेकिन संदेश ये है कि सबसे मुश्किल हालात में भी आंतरिक स्वतंत्रता का एक कोना बचा रहता है, जिसे खोजा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो सार ये निकलता है कि ये जो कहावत है, कोई भी और कुछ भी आपके मन पर शासन नहीं करेगा, इसे एक मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक दिशा की तरह देखना चाहिए। हाँ, एक लक्ष्य, एक लगातार चलने वाला अभ्यास, एक यात्रा है ये। तो आज के इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये कहावत सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक चुनौती है, खुद को दी गई चुनौती। ये दर्शन और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, हमें अपने अंदर के जगत का नेतृत्व संभालना होगा। ये मुश्किल काम है, पर शायद सबसे जरूरी, मानवीय गरिमा और सच्ची स्वतंत्रता के लिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, जो आज की चर्चा पर ही आधारित है। जरूर। सवाल ये है, अगर बाहरी दुनिया लगातार हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं, हमारे विश्वासों को आकार देने की कोशिश कर रही है, तो सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता बनाए रखने का असली संघर्ष ज्यादा कहाँ है? उन बाहरी दबावों को बदलने की कोशिश में, या फिर उन दबावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में महारत हासिल करने में? इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की बातचीत में कुछ सोचने लायक, कुछ काम का जरूर मिला होगा।